हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा से संबंधित क्लासेस जारी है। चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा देख लेते हैं पिछले क्लास में क्या हुआ था, 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। तो यदि हम बात करें तो पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था धारा नंबर 6 और उसके पहले की क्लास में हम धारा 1 से लेकर धारा 5 तक देख चुके थे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने धारा 6, धारा 7, धारा 8 और धारा 9 देखे थे और ये 4 धारा को हम क्या करेंगे भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो धारा नंबर 6 क्या बोल रहा था कि पंजीयन की शर्तें, पंजीयन की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए वो हम पढ़े थे। तो पंजीयन हेतु कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए था भाई? 10 होनी चाहिए थे। ठीक है, हालांकि वहाँ पर लिखा है 20, लेकिन याद रखेंगे वो क्या हुआ, संशोधन हो चुका है। अब पंजीयन के लिए जो सदस्यों की कुल संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकती है, मिनिमम 10 होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि सदस्य नातेदारी में न होकर भिन्न भिन्न कुटुंब परिवार से हो। जैसा कि मैंने कहा कि भाई एक ही परिवार के व्यक्ति ना हो, ठीक है, अलग अलग परिवार के कुटुंब परिवार के होना चाहिए। और कुटुंब की परिभाषा धारा नंबर 2 में बताई गई है कि जो पति पत्नी हैं, ठीक है, जो भाई बहन हैं, जो वह परिवार के लोग हैं जिस पर वो परिवार का आजीविका आश्रित है, उसको हम कहेंगे कुटुंब। ठीक है, तो वो दो परिभाषा में आप जान चुके हैं। तीसरा बातें मैंने किया था कि सदस्य भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा के अधीन संविदा हेतु सक्षम हो। इसका तात्पर्य क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 में क्या लिखा है कि भाई इसका मतलब है कि जो सदस्य होंगे किसी सोसाइटी का, वो सदस्य 18 वर्ष या उनसे अधिक की उम्र पार कर ली होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्य मान सकते हैं। ठीक है, यह मानेंगे। फिर चौथा पॉइंट मैंने बताया कि सदस्य एक ही गांव, एक ही कस्बे, एक ही नगर में निवास नहीं करते होंगे। ठीक है, तो जो भी सदस्य होंगे सोसाइटी का, तो एक ही गांव के अंदर उसको नहीं लिया जाए, वो अलग अलग गांव, अलग अलग कस्बे, अलग अलग नगरों से होंगे। फिर पांचवा पॉइंट मैंने बताया कि प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्री के समय कम से कम मिनिमम 33% महिला होनी चाहिए। उसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 33% महिला किसी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्री के समय आपको देखने को मिलेगी, होनी चाहिए, ये जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं होता है कि भाई फुलफिल नहीं होता है, छठा पॉइंट क्या बोल रहा है कि 33% महिला नहीं मिलती किसी सोसाइटी के लिए, तो अगर उसका कोई विशेष कारण होगा, कोई विशेष परिस्थिति होगी, ठीक है, तो उसके चलते रजिस्ट्रार महिला की परसेंट में कमी करके उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक्चुअल कारण हो, ठीक है, कोई ऑथेंटिक कारण हो ठीक है, उसके चलते महिला के परसेंट में कमी ला सकते हैं और रजिस्ट्री कर सकते हैं, ये भी है। ठीक है, दोनों बात की गई है। 33% होनी चाहिए, नहीं मिलेगा तो कोई अच्छा कारण होगा, ऑथेंटिक कारण, जिसके चलते रजिस्ट्री कर दी जाएगी। फिर 7वां पॉइंट हमने देखा, सोसाइटी के नाम के अंतिम शब्द में परिसीमित जोड़ा जाएगा या उससे संबंधित कोई पर्ययवाची शब्द होगा वो जोड़ सकते हैं। जैसे मर्यादित लिखा रहता है, ठीक है, कोई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत हो गया तो अंतिम शब्द जो होगा वो मर्यादित लिखा रहता है। इससे क्या पता चलेगा? से ये पता चलेगा कि ये सोसाइटी का रजिस्ट्री हो चुका है, रजिस्ट्रीकरण या पंजीयन हो चुका है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जिला सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग, केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर। तो जो मर्यादित वर्ड लिखा है अंतिम में, लास्ट में, वो ये बताता है कि इस
सोसाइटी का पंजीयन हो चुका है। तो मर्यादित लिखना जरूरी है ये, ठीक है, ये नियम में है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के नियम में ये मौजूद है। क्लियर है बातें। फिर धारा नंबर 7 हमने देखे थे। धारा नंबर 7 में क्या बताया गया है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। तो रजिस्ट्रीकरण के लिए, ठीक है, आप किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराएंगे तो आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो पहली पॉइंट मैंने कहा था कि रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन आप किसको करेंगे भाई, रजिस्ट्रार को ही करेंगे। और रजिस्ट्रार की परिभाषा धारा नंबर 3 में दिया गया है कि कौन कौन वर्ग के व्यक्ति या कौन कौन रैंक के अधिकारी रजिस्ट्रार हो सकते हैं। अपर रजिस्ट्रार थे, संयुक्त रजिस्ट्रार थे, उप रजिस्ट्रार थे, सहायक रजिस्ट्रार थे, ये क्या हो सकते हैं, रजिस्ट्रार। इनके पास आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो पहला पॉइंट, ठीक है, आवेदन देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, आवेदन के लिए बनी नियम, शर्तें, उद्देश्य, लक्ष्य के बारे में लिखते हुए चर्चा कॉपी आपको पेश करनी है रजिस्ट्रार के पास कि भाई आपने जो आवेदन दिया है, ठीक है, चलेगा, लेकिन साथ में आवेदन के साथ साथ आप उस सोसाइटी को क्यों बना रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका नियम, उनकी शर्तें, ठीक है, उनकी उपविधियां पूरा आप लिख के उनके चर्चा कॉपी, फोटो कॉपी करा के आप उनको देंगे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, आवेदन करने वाले सदस्य सोसाइटी के बारे में रजिस्ट्रार को बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि जितने भी सदस्य होंगे, मान के चलिए 10 सदस्य, ठीक है, किसी सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, तो 10 में से कोई 10, पूरा 10 सदस्य तो आवेदन करने नहीं जाएगा, कोई 1 या 2 सदस्य आवेदन करने जाएंगे। तो जो सदस्य आवेदन करने जाएगा, जो रजिस्ट्रार को आवेदन थमाएगा, ठीक है, उनको सोसाइटी के नियम, सोसाइटी के उद्देश्य, सोसाइटी के लक्ष्य, शर्तें के बारे में जो चीज़ पूछा जाएगा वो उनको बतानी है। किसको, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रार को बताएंगे कौन, सदस्य, सोसाइटी के सदस्य, जो भी क्वेश्चन रजिस्ट्रार उनसे पूछेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 बोलते हैं। पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 में मैंने कहा ऐसी कुछ सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी का सदस्य ना हो, तो धारा 10 के अंतर्गत न्यूनतम 10 सदस्य आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सदस्य ऐसा नहीं होता है, सोसाइटी का सदस्य नहीं होता है जैसे सोसाइटी का सदस्य और इसके कोई और अन्य सदस्य नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, न्यूनतम 10 सदस्य जाके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन और भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि ऐसी कोई सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी का सदस्य हो, ऐसे में कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। तो अगर कोई सोसाइटी का किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य बनता है, ठीक है, और रजिस्ट्रीकृत है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक व्यक्ति जिसको बोला जाएगा भाई तू ही जा ये कर दे, तो वो व्यक्ति जाके आवेदन कर देगा। और अंतिम पॉइंट मैंने बताया कि ऐसी कोई सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ना हो, तो प्रत्येक सोसाइटी के एक सदस्य जाके हस्ताक्षर करेंगे, मिनिमम 10 व्यक्ति होना चाहिए उनसे, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बताया था। फिर धारा नंबर 8 तो हम देखे थे। धारा नंबर 8 में शक्तियां थी उनकी कि क्या क्या वो कर सकते हैं उनके पास, रजिस्ट्रार के पास, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने बताया और बता भी दिया था उस समय। धारा नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले से कहा, रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया कैसे होगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास आवेदन पेश करेंगे, उसके बाद वो प्रक्रिया कैसे चलती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो पहली बात, रजिस्ट्रार को जब आवेदन देंगे तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, नियम, कानून, उद्देश्य, लक्ष्य, सोसाइटी के सभी चीज़, उपविधियाँ वो देखेंगे। और यदि उनको लगता है कि ये छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुकूल है, उनके तहत ये नियम बनाए गए हैं, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर देगा। ये पहला पॉइंट बोलता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, परंतु एक ऐसी स्थिति आती है कि रजिस्ट्रार को ये लगता है कि भाई वो जो सोसाइटी बनाया गया वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, या फिर वो अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। अन्य सोसाइटी की जो है
कोई इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, तो ऐसी सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण करने से रजिस्ट्रार इनकार कर सकता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा कि रजिस्ट्रार को आवेदन देने के 45 दिन के भीतर रजिस्ट्री करना होगा। यदि मान के चलिए रजिस्ट्रार क्या करता है, इनकार नहीं करता, तो उसके लिए क्या है कि रजिस्ट्रार को लगता है कि सभी चीज़ सही, नियम कायदे कानून सब सही हैं, जो नियम बनाया गया छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत वो सही है, तो रजिस्ट्रार को लगता है कि इस सोसाइटी का रजिस्ट्री कर देना चाहिए। तो कितने दिन में करेगा भाई? 45 दिन के भीतर करेगा। लेकिन पहले कितना था? 90 दिन था। पहले कितना था? 90 दिन था। अब वो कितना हो गया है? 45 दिन हो गया। ये याद रखेंगे। चौथा पॉइंट मैंने लिखा, यदि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर रहे हैं तो इनकार कर देता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कि आर्थिक स्थिति कमजोर है या दूसरे सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर रजिस्ट्रार इनकार कर देता है तो रजिस्ट्रार क्या करेंगे भाई कि क्यों इनकार किया है उनका कारण सहित, ठीक है, लिख के उनको बताएंगे, सूचित करेंगे। किसको सूचित करेंगे? कि आवेदन में जो व्यक्ति पहला हस्ताक्षर किया होगा, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल बताया था 15 सदस्य है और 15 सदस्य में से 15 में पूरा हस्ताक्षर किया है, लेकिन सबसे ऊपर पहले जिन्होंने हस्ताक्षर किया है उनको ये सूचित करेगा और कारण भी बताएगा कि किस कारण से आपके सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया या किस कारण से आपके सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को मैंने इनकार कर दिया, उसका कारण बताएंगे। ठीक है। फिर इनकार होने पर, यदि इनकार हो गया और आपको लगता है कि नहीं भी सोसाइटी के जो लक्ष्य थे, उद्देश्य, नियम थे, वो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत बनाई गई है, ठीक है, तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम अपील करेंगे। ठीक है। तो इनकार अगर उस आवेदन को कर देते हैं सोसाइटी की, ठीक है, को रद्द कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? 15 दिन के भीतर जो उच्च अधिकारी होंगे, उच्च अधिकारी कौन होंगे? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे, उसके पास जाके आपको अपील करना पड़ेगा, अपील कर सकते हैं। और अपील की जो सुनवाई होगी, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपील की सुनवाई कितने माह में? 2 माह के भीतर ये सुनवाई करेगा। ठीक है। तो आप याद रखेंगे 45 दिन रजिस्ट्रीकरण का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 45 दिन रजिस्ट्रीकरण नहीं करते, 45 दिन के बाद आप 15 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हैं रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के पास। ठीक है। वो रजिस्ट्रीकृत अधिकारी अपील की सुनवाई के कितना ड्यूरेशन लगाएगा, कितना समय लगाएगा? 2 माह के भीतर वो समय लगाएगा, 2 माह लगाएगा। लेकिन ऐसा भी स्थिति आ सकती है, ऐसा भी होता है, छठा पॉइंट क्या बोला है कि ऐसा भी होता है, हो सकता है कि रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर हो, ठीक है, रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकृत अधिकारी हो, तो ऐसी स्थिति में हम किसको अपील कर सकते हैं भाई? ठीक है। तो रजिस्ट्रीकृत अधिकारी और रजिस्ट्रार एक ही है, तो भाई जो जिन्होंने ही इनकार किया है उनके पास तो अपील नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ऑप्शन और बचता है कि आप राज्य सरकार के पास इसको अपील कर सकते हैं उसी ड्यूरेशन में, उसी 15 दिन के भीतर। 45 दिन बीत गया, उसके बाद 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। और राज्य सरकार भी इसकी सुनवाई वही 2 माह के भीतर करेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। तो 45 दिन वाली बातें, 15 दिन वाली बातें, 2 महीना वाली बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके जो इस, ठीक है, आपके जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में जो लिखा है उसमें 45 दिन मैंने बताया, उसको 90 दिन लिखा है, लेकिन वो संशोधन हो चुका है, पहले 90 दिन था। ठीक है। तो ये याद रखिए। अब 20 सदस्य लिखा है, लेकिन अब 10 सदस्य की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो संशोधन हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नंबर 7वां क्या बोला है? यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार आवेदन का निपटारा सही समय में नहीं करते या फिर उस आवेदन के निपटारा में वो असफल साबित होते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार क्या करते हैं? आवेदन के निपटारा में वो असफल साबित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस सोसाइटी की रजिस्ट्रीकृत हो गई है ऐसा समझा जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। जो ड्यूरेशन
जैसे 45 दिन निकल गया, 15 दिन भी निकल गया और 2 महीना भी निकल गया, ये सभी चीज़ें निकल गए। उसके बाद 2 महीने के बाद ठीक है, अपील किए, 2 महीने निकल गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, असफल हो गए, तो आप ये समझ लीजिए, आप ये मान के चलिए कि आपके सोसाइटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक हो चुके हैं। और अंतिम पॉइंट मैंने लिखा 8वां पॉइंट कि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री की सोसाइटी का, ठीक है, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का रजिस्टर रखेगा। कहने का मतलब है कि किन किन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको पूरी तरह से ब्यौरा रखेगा, किसमें, एक रजिस्टर में लिखेगा। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई भी अधिकारी कोई भी होगा, ठीक है, वो ब्यौरा लिखे किस किस का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कौन कौन से हैं, इस प्रकार से। तो ये 6, 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको थोड़ा से रिवीजन भी मैंने करा दिया, ठीक है। चलिए अब 9 तक हो चुके हैं, अब हम चलते हैं धारा नंबर, देखिए आज हम देखेंगे, ठीक है, धारा नंबर 10, धारा नंबर 11, धारा नंबर 12, धारा नंबर 13, धारा नंबर 14, ठीक है। तो 5 धाराएं आज हम देखेंगे, ठीक है, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए भाई, अब धारा नंबर 10 क्या बोल रहा है, सोसाइटी का वर्गीकरण की बातें की गई हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। अब स्टार्ट करते हैं धारा नंबर 10 से, 9 तक हो गया था। धारा नंबर 10 क्या बोला भाई, सोसाइटियों का वर्गीकरण। अब देखिए, सोसाइटियों का वर्गीकरण करेगा तो करेगा कौन, इसका तात्पर्य आप समझते हैं। सोसाइटी का वर्गीकरण कहने से मतलब है ऐसी कौन कौन सी सोसाइटी होगी जिनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार करेगा, ठीक है। तो ये तय कौन करेगा, वर्गीकरण कौन करेगा, तो याद रखिए, एक एक करके लिखता हूं। पहला पॉइंट याद रखेंगे, सोसाइटी का वर्गीकरण, धारा नंबर 10 याद रखेंगे, सोसाइटी या सोसाइटियों का वर्गीकरण करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास है। किसके पास है भाई, जो रजिस्ट्री करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार के पास है, ठीक है। सोसाइटियों का वर्गीकरण करने का अधिकार किसके पास है भाई, रजिस्ट्रार के पास रहेगा। क्लियर है बातें, पहला पॉइंट, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ही करेगा। दूसरा, वर्गीकरण ठीक है, 2 प्रकार से होंगे। वर्गीकरण क्या होंगे, 2 प्रकार से होंगे, ठीक है। कितने प्रकार से होंगे भाई, वर्गीकरण 2 प्रकार से होंगे। एक प्रकार होगा संख्यात्मक रूप से, और एक प्रकार होगा संरचनात्मक रूप से। ठीक है, समझेंगे।
एक प्रकार होगा किसके, संख्यात्मक रूप से, और दूसरे प्रकार होगा संरचनात्मक रूप से। दो प्रकार के वर्गीकरण करेंगे। संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण जब होगी तो इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या कितनी होगी, संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण 12 होंगे। संरचनात्मक रूप से वर्गीकरण की संख्या कितनी होगी, याद रखेंगे 3 होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, धारा 10 क्या बोलता है, सोसाइटी का वर्गीकरण। सोसाइटी का वर्गीकरण करने का अधिकार किसको है, रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार इसका वर्गीकरण करेगा। वर्गीकरण दो तरह से हो सकते हैं, एक संख्यात्मक रूप से और दूसरा संरचनात्मक रूप से। संख्यात्मक रूप से जो संख्या वो 12 है, संरचनात्मक रूप से संख्या वो 3 है। ठीक है, तो यदि हम देखें संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण, संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण, तो उसकी जो संख्या वो कितनी है, 12 है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये आप लिख सकते हैं, लिखेंगे। ठीक है, एक उपभोक्ता सोसाइटी, उपभोक्ता सोसाइटी, एक जिसे हम कहते हैं कृषि कर्म सोसाइटी, कृषि से जुड़ी हुई है, कृषि कर्म सोसाइटी। एक है संघी सोसाइटी, एक है केंद्रीय सोसाइटी। क्या है भाई, एक है केंद्रीय सोसाइटी, एक है गृह निर्माण सोसाइटी, घर वर के लिए कुछ, ठीक है, घर बनाने, गृह निर्माण के उद्देश्य से लिए कोई कार्य करें तो ऐसे सोसाइटी को हम गृह निर्माण सोसाइटी कहते हैं। विपणन सोसाइटी, मार्केटिंग के लिए, विपणन सोसाइटी। आपका बहुप्रयोजन सोसाइटी, बहुत सारे कामों के लिए। ठीक है, बहुप्रयोजन, बहुप्रयोजन सोसाइटी। एक है उत्पादक सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी। एक है आपका प्रसंस्करण, प्रसंस्करण सोसाइटी। एक है आपका संसाधन सोसाइटी। एक है साधारण सोसाइटी। और अंतिम जो बच गया उसको बोलते हैं औद्योगिक सोसाइटी। क्या है भाई, औद्योगिक सोसाइटी। जितने भी सोसाइटी की बातें हैं, इसकी जो परिभाषा किसमें दिया गया है, धारा नंबर 2 में। और तो धारा नंबर 2 में मैं बता चुका हूं जो भी है परिभाषा, मैं इसमें कौन सा उपभोक्ता सोसाइटी होगा, किसको हम कृषि कर्म सोसाइटी बोलेंगे, किसको गृह निर्माण सोसाइटी बोलेंगे, किसको कृषि विपणन सोसाइटी बोलेंगे, कौन बहुप्रयोजन सोसाइटी होते हैं, किसको औद्योगिक सोसाइटी बोलेंगे, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो धारा नंबर 2 परिभाषा में परिभाषित की गई है सभी। तो संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण जो है 12 सोसाइटी है, ये याद रखेंगे। इसमें भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि कर्म, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और अंतिम में औद्योगिक सोसाइटी। ठीक है, इस प्रकार से तो रजिस्ट्रार समस्त सोसाइटी का क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा। ठीक है, तो याद रखिए इस प्रकार के शीर्षक
ये शीर्षक होंगे। शीर्ष कहने का मतलब क्या है, शीर्षक होंगे। उपभोक्ता सोसाइटी तो शीर्षक होंगे। आप इस प्रकार की सोसाइटी बना सकते हैं, इससे संबंधित नाम रख के। ठीक है, चलिए अब संरचना के आधार पर संरचनात्मक सोसाइटी। इसकी संख्या कितनी है, 3। ठीक है, कौन कौन सी सोसाइटी, एक जिसे कहते हैं शीर्ष सोसाइटी, शीर्ष सोसाइटी। दूसरा केंद्रीय सोसाइटी होता है, क्या है, केंद्रीय सोसाइटी। ठीक है, और तीसरा प्राथमिक सोसाइटी। क्या होते हैं भाई, प्राथमिक सोसाइटी। और सभी सोसाइटी, ठीक है, जो केंद्र शीर्ष है, प्राथमिक, केंद्रीय और प्राथमिक, ठीक है, तीनों सोसाइटी के बारे में मैं परिभाषा में बता चुका हूँ, धारा नंबर 2 में पूरा बताया गया है। याद रखिए ये जो सोसाइटी होती हैं, ठीक है, ये त्रिस्तरीय सोसाइटी के रूप में देखा जाता है। त्रिस्तरीय सोसाइटी कहने का मतलब त्रिस्तरीय संरचना होती है। संरचनात्मक रूप से कहने का मतलब संरचना, इसकी जो संरचना होती है त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, एक किस प्रकार के, नीचे लेवल पर कहने का मतलब ग्रामीण लेवल पर सोसाइटी होती है। फिर आप देख सकते हैं जिला लेवल पर सोसाइटी होती है, और दूसरा सबसे ऊपर राज्य लेवल पर एक सोसाइटी होती है, सबसे शीर्ष। ठीक है, उसको अपेक्स बैंक के नाम से भी हम जानते हैं, अपेक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो शीर्ष सोसाइटी होती है वो राज्य में शीर्ष सोसाइटी होंगी, केंद्रीय सोसाइटी होंगी वो जिले के अंतर्गत केंद्रीय सोसाइटी होंगे, और प्राथमिक सोसाइटी होंगे जो ग्रामीण के अंदर प्राथमिक सोसाइटी होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो शीर्ष सोसाइटी ऊपर, ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी और प्राथमिक सोसाइटी। ठीक है, अब देखिए ये है, देखिए शीर्ष सोसाइटी का कार्य क्या है भाई, शीर्ष सोसाइटी का क्या है, अगर हम बात करें, अगर शीर्ष की बात करें, अगर शीर्ष सोसाइटी की बात करें तो शीर्ष सोसाइटी के नीचे, ठीक है, शीर्ष सोसाइटी के नीचे क्या है, लगभग कितने, 5, 1 2 3 4 5 मिनिमम लगभग 5 क्या होंगे आपके, केंद्रीय सोसाइटी होंगे। ठीक है, 5 लगभग इसके नीचे क्या है, जिले के अंदर, ठीक है, राज्य के नीचे जो है, अगर एक कोई जो है केंद्र शीर्ष सोसाइटी है, उस शीर्ष सोसाइटी के नीचे कितने, लगभग 5 सदस्य उसके केंद्रीय सोसाइटी होंगी। तो शीर्ष सोसाइटी केंद्रीय सोसाइटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और केंद्रीय सोसाइटी, ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी के नीचे आपका क्या होगा, केंद्रीय सोसाइटी के जो नीचे है वहां उससे नीचे प्राथमिक सोसाइटी होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी बातें मैं अलग से करूंगा, इसको जस्ट अभी बता रहा हूं। ठीक है, ये सारी बातें मैं क्या करूंगा, अलग से करूंगा बाद में, जब हम त्रिस्तरीय संरचना देखेंगे सोसाइटी की। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए भी, संरचनात्मक रूप से 3 है। राज्य में आपका शीर्ष सोसाइटी, केंद्र में जिला में आपका केंद्रीय सोसाइटी, और ग्रामीण क्षेत्र में आपको प्राथमिक सोसाइटी मिलती है। तो ये था आपका धारा नंबर 10 रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी। क्लियर है बातें? चलिए
चलिए आगे बढ़ें भाई। आगे हम बात करेंगे धारा नंबर 11 को। ठीक है, अब धारा नंबर 11 में क्या लिखा है? सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। उसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पर धारा नंबर 11, धारा नंबर 11 मैंने क्या कहा? सोसाइटियों की उपविधियों का संशोधन। चलिए पहले इसका मतलब समझिए। सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन, इसका तात्पर्य क्या है कि जो सोसाइटी आपने बनाई है और जिस सोसाइटी का ठीक है आपने आवेदन दिया है, और अब आप चाहते हैं कि उस सोसाइटी की उपविधियों में कहने का मतलब है उस सोसाइटी के जो है चीज़ों में कोई संशोधन करना है। जैसे कि सोसाइटी के नाम में संशोधन करना कि भाई सोसाइटी का नाम ये होना चाहिए, ठीक है, या सोसाइटी के किसी भी चीज़ों में नियम वगैरह में थोड़ा बहुत संशोधन करना है, उद्देश्य वगैरह थोड़ा और ऐड करना है, संशोधन करना है, तो इसकी बातें हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन कर सकता है, तो याद रखें। तो क्या सोसाइटी की उपविधि में संशोधन हो सकती है भाई? ठीक है, उनके बनाए नियम, उद्देश्य, लक्ष्य में और कुछ ऐड कर सकते हैं, नाम में तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी की किसी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे कैसे संशोधन होते हैं, क्या प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, सोसाइटियों की उपविधियों में संशोधन किया जा सकता है, या हो सकता है। ठीक है, या होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जो प्रश्न उठ रहा था कि क्या सोसाइटी की उपविधि में संशोधन होगा, हाँ, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी की उपविधियों में क्या होगा, संशोधन होगा। ठीक है, चलिए अब संशोधन होगा तो कैसे होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी संशोधन की, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, संशोधन तब तक नहीं होगा, ठीक है, आपको ये पूरा पढ़ लेंगे तब आपको अच्छी तरीके से और पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, संशोधन तब तक नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर पर ठीक है दर्ज ना कर ले। ठीक है, अब देखिए इसका तात्पर्य क्या है, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा उसका तात्पर्य क्या है कि संशोधन करने की बात तो हो गई, चलो होगा, लेकिन कैसे होगा, किस प्रकार से संशोधन तब तक नहीं होगा या तब तक नहीं होगा समझा जाएगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर पर दर्ज न कर ले। इसका तात्पर्य है कि भाई आपने क्या किया, आवेदन जो दिया और आप चाहते हैं, मान के चलिए आप चाहते हैं
कि जो सोसाइटी के नाम है उसमें हम चेंज करना है, ठीक है, सोसाइटी के नाम है उसमें तब्दील करना है, चेंज करना है, या किसी भी उद्देश्य या किसी भी प्रकार के नियम जोड़ना है या कुछ भी करना है। तो रजिस्ट्रार बोल देगा, मान के चलिए आप रजिस्ट्रार के पास गए, बोल देगा हाँ भाई आपका काम हो जाएगा, जाइए अब हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा। रजिस्ट्रार को क्या करना होगा, जो भी रजिस्टर बनाए होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक रजिस्टर रखेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में ये लिख देगा कि भाई आप जो संशोधन कराना चाहते हैं वो संशोधन हो चुका है या हो गया है, ऐसे अगर आप रजिस्टर में दर्ज करेंगे तभी माना जाएगा कि आपका संशोधन हुआ है, अन्यथा नहीं। तो यही बात बोला है कि संशोधन तब तक नहीं होगा माना जाएगा, तब तक नहीं होगा कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार रजिस्टर पर दर्ज न कर ले। तो यह अधिनियम यही बोलता है कि जो भी चीज़ें होंगी रजिस्टर पर उतारी जाएगी, लिखी जाएगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए अब देखिए नंबर 3 क्या बोल रहे हैं भाई कि प्रस्तावित संशोधन की 4 प्रतियां या हम बोल सकते हैं 4 कॉपियां, ठीक है, ये 4 कॉपीज रजिस्ट्रार को भेजी जाएंगी। क्या करेंगी, भेजी जाएंगी, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि अगर लगता है कि किसी आपके सोसाइटी के नियम, लक्ष्य या किसी में आप संशोधन करना चाहते हैं, तो उनकी जो फोटो कॉपी होगी, जितने भी जो भी चीज़ वहाँ पर उद्देश्य होगा, आवेदन देंगे, फोटो कॉपी होगी, उनकी 4 कॉपी आप जाके क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को थमाएंगे कि भाई हमें ये संशोधन करना है, तो उसकी 4 कॉपी लगेंगी। तो ये जो सोसाइटी के उपविधियों का संशोधन जो है वो एज इट इज़ लगभग वैसी है जैसे हम पंजीयन के समय प्रोसेस देखे थे, ठीक है। 4 कॉपी थमाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या है, लगभग वैसी टाइप का है, ठीक है। तो सोसाइटी को उपविधि संशोधन, तीसरा पॉइंट समझ में है, प्राथमिक जो है प्रस्तावित संशोधन की 4 कॉपी रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी, ठीक है। वही देख रहा था, लिखा था क्या, ठीक है, ये लिखा है 4 कॉपियाँ या 4 प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, और अधीन रजिस्टर में दर्ज ना की हो, ठीक है, ये बातें हैं। तो मैं पहले से बता चुका हूँ, इसमें लंबे चौड़े बातें लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आए, लेकिन मैं पूरी बातें आपको लिख के समझा रहा हूँ, उससे क्या होगा, आसान होगा आपको समझने में, ठीक है। तो अलग से पॉइंट बना के लिख के मैं समझा रहा हूँ। चलिए, प्रस्तावित संशोधन की 4 कॉपी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, ठीक है। चलिए, चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है कि संशोधन नियम के अनुकूल है, नियम के क्या है, अनुकूल है, तो वह क्या करेगा, वह संशोधन कर देगा, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज में, अपने भाषा में ये लिखा हूं भाई, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा पढ़िएगा, चौथा पॉइंट क्या लिखा है कि यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाए कि संशोधन नियम के अनुकूल है तो वह संशोधन कर देगा। तो इसमें समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने संशोधन की 4 कॉपी यदि, प्रस्तावित संशोधन की 4 कॉपी यदि,
और रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई आपने जो संशोधन की बात कही है तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुकूल है, ठीक है, इसमें ये हम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये नियम के अनुकूल है, नियम के जैसा है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको संशोधन कर सकते हैं, ये कहा गया है, ठीक है। अब देखिए पांचों पॉइंट मेन पॉइंट है, कौन सा पांचवा पॉइंट, यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई आपने जो संशोधन करने का जो प्रस्ताव दिया है, ठीक है, रजिस्ट्रार को लगता है कि आपने जो संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है वो नियम के प्रतिकूल है, जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रतिकूल है, उन पर जो है प्रभाव डालती है, इफेक्ट अलग बैड इफेक्ट डालती है, बैड प्रभाव डालती है, या किसी भी प्रकार की सही नहीं है, नियम में सही नहीं है कि आप जो संशोधन करना चाहते हैं वो सही नहीं है, तो क्या कर सकता है, वो इनकार कर सकता है, रजिस्ट्रार संशोधन को, ठीक है, इनकार सकता है, ठीक है। तो ऐसा होगा यदि रजिस्ट्रार संशोधन से इनकार करता है, से क्या करता है, इनकार करता है, तो क्या करना होगा, तो उसे 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर क्या करना होगा, ठीक है, कारण सहित सोसाइटी को सूचित करना होगा, या सोसाइटी के सदस्यों को, सोसाइटी को क्या करना होगा, सूचित करना होगा। ये आप बात समझ गए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मैंने क्या कहा, यदि रजिस्ट्रार संशोधन, देखिए रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई इसमें संशोधन नहीं होगा, वो फट से इनकार कर दिया, ठीक है, तो यदि इनकार कर देगा, आवेदन जिस दिन दिए उसको 2-4 दिन देखें, ठीक है, गलत लगा नियम, ठीक है, ये बदलना नहीं चाहिए, संशोधन नहीं होना चाहिए, तो इनकार कर दिया, और जिस दिन आवेदन दिए उसके 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को ये कारण बताना होगा कि किस कारण से वो संशोधन नहीं किया है, और वो सूचित करना होगा सोसाइटी को, कितने दिन के भीतर भाई, 30 दिन के भीतर, ठीक है। और इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 45 दिन, यही चीज को मैं ढूंढ रहा था, यहाँ पर लिखा है क्या है, 45 दिन, लेकिन याद रखेंगे अब ये क्या हो गया है, अब ये संशोधन हो गया है, ये चेंज हो गया है, जैसे मैंने कहा 90 दिन लिखा था वो 45 दिन हो गए, और ये 45 दिन जहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ 45 दिन लिखा है, और वो हो गया है 30 दिन हो गया है, तो ये भी थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। इनकार करता है तो कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार को ये सूचित करना होगा सोसाइटी को, 30 दिन के भीतर, कि किस कारण से आपका जो संशोधन किए हैं, मतलब के लिए प्रस्तावित किए दिए हैं, किस कारण से नहीं होगा, इसके लिए आपको 30 दिन के भीतर क्या करना होगा, बताना होगा कारण सहित, ठीक है। तो उसमें लिखा है, चलिए ये हो गया, ठीक है। अब फिर वही पॉइंट फिर निकल के आती है, लगभग मैंने कहा कि जो पंजीकृत आप करने जाएंगे उस समय जो प्रोसेस है लगभग यही है, ठीक है। तो यदि इनकार कर देता है, यदि रजिस्ट्रार संशोधन से इनकार करता है तो
आवेदन देने मतलब इनकार करने के बाद, मतलब 30 दिन गुजर जाने के बाद, ठीक है, तो 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर क्या करना होगा, 15 दिनों के भीतर उच्च अधिकारी या फिर इसी ही हम बोल सकते हैं उच्च अधिकारी या रजिस्ट्री, ठीक है, क्या है, रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ठीक है, उच्च अधिकारी या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को क्या कर सकते हैं, 15 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। और अपील की ये जो सुनवाई है, ठीक है, ये अपील की सुनवाई वही होगी 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर। इसको पूरा नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा भाई, क्योंकि लगभग ये पॉइंट मैं प्रोसेस वाला पॉइंट में लिख चुका हूँ, ठीक है, ये जो पंजीयन के प्रोसेस है उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो 30 दिन वाला नहीं था, 45 दिन था, यहाँ 30 दिन है, ठीक है। संशोधन में 30 दिन, पंजीयन के समय 45 दिन, यहाँ भी 15 दिन है, वहाँ भी 15 दिन था, ठीक है, याद रखेंगे। यदि रजिस्ट्रार संशोधन से इनकार कर देता है तो अब क्या करेंगे, इनकार करने का जो है नोटिस आपको थमा दिया, क्यों किया, तो अब 15 दिनों के भीतर उच्च अधिकारी या फिर जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उस अधिकारी के पास आप जाएंगे, आप 15 दिनों के भीतर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट मैंने बताया था कि यदि ऐसा होता है कि रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर है या रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकृत अधिकारी है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो अब फिर से वही बात है, जो इनकार कर दिया है संशोधन को, उसके लिए फिर से आप उसके पास तो अपील नहीं कर सकते। तो एक और ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया था पंजीयन के समय, वैसे ऑप्शन यहाँ पर भी है कि रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी अपील राज्य सरकार को कर सकते हैं इसी 15 दिनों के भीतर। जैसे 30 दिन निकल गए, उसके बाद 15 दिन के भीतर अब राज्य सरकार को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और राज्य सरकार भी आपकी अपील की सुनवाई इन्हीं 2 माह के भीतर करेंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यही पॉइंट है जो पहले लिख चुका हूँ, तो इसको बार बार नहीं लिखूँ, और वो सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको समझ आ गया, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। परंतु यदि रजिस्ट्रार पूर्वोक्त कालीन के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहा तो ठीक है, कालावधि अवकाश होने की तारीख से 15 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर आवेदन अगले उच्च अधिकारी या जिसके हम कहते हैं रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, और जहाँ रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकृत अधिकारी है, ऐसी स्थिति में वहाँ राज्य सरकार को आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यथास्थिति इसके द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 2 माह के भीतर क्या करेगा, सुनवाई करेगा, निपटारा करेगा, ठीक है। और यथास्थिति ऐसे उस अधिकारी कालावधि की निपटारा नहीं असफल होते संशोधन की जाएगी, ठीक है। इसको एक लाइन और है जिसको समझ सकते हैं, मैंने क्या कहा कि रजिस्ट्रार ही अगर रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर है तो मैंने क्या कहा कि आप राज्य सरकार के पास कर सकते हैं आवेदन, और राज्य सरकार भी इसके लिए समय कितना लगाएगा, 2 महीना। यदि रजिस्ट्रार अधिकारी या फिर जो राज्य सरकार है इनसे कोई जो है सूचना नहीं आई, या फिर वो बोल सकते हैं संशोधन करने में असफल हो गए, ठीक है, जो संशोधन आपने करने दिए हैं तो रजिस्ट्रीकृत अधिकारी होंगे या फिर राज्य सरकार होंगे, दोनों में कोई एक यदि संशोधन करने में असफल हो जाते हैं तो आप इन 15 दिनों के बाद, इन 2 महीना, जो 2 महीने ड्यूरेशन दिया अपील के बाद, 2 महीने के बाद ये समझिए कि आपके ये समझा जाएगा कि आपके सोसाइटी के संशोधन जो भी आपने करने के लिए जो प्रस्तावित किए थे वो स्वतः ही हो गई है, ऑटोमेटिक हो गई है। जब वहाँ पर हुआ था, हम जो पंजीयन के समय हमने देखे थे कि पंजीयन कराने जाते हैं तो क्या होता था भाई, पंजीयन कराने जाते हैं तो आप उच्च अधिकारी को बोलते थे, अगर उच्च अधिकारी या रजिस्ट्री के अधिकारी ही रजिस्ट्रार होगा तो क्या होगा, आप राज्य सरकार के पास अपील करते हैं, और दोनों कितना समय लगेगा, 2 महीना समय लगेगा। अगर दोनों से जवाब नहीं आया या दोनों में से कोई एक ही होगा भाई, दोनों नहीं होगा एक साथ,
दोनों में से कोई एक, राज्य सरकार या राष्ट्रीयकृत अधिकारी, दोनों में से कोई एक, ठीक, क्या हो जाते हैं, अपने कार्य करने के लिए करने को असफल हो जाते हैं 2 माह में, या फिर 2 माह में वो जवाब नहीं देते, तो आप ये समझिए कि आपका पंजीयन हो गया है 2 माह के बाद, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया है। तो वैसा जहाँ पंजीयन के समय था वैसा यहाँ पर भी, तो संशोधन के लिए भी जाएंगे तो 2 माह बाद, ठीक है, आपका जवाब, उनका जवाब नहीं आया तो समझिए कि ऑटोमेटिक संशोधन हो गया है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं कि उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहते हैं तो उप विधि का संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया ऐसा समझा जाएगा, ठीक है, संशोधन हो गया है, ऑटोमेटिक आपका संशोधन हो गया है ऐसा समझा जाएगा। तो ये देखिए, आप ऐसे पढ़ेंगे तो फिर, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे, हालांकि तो ये जो यहाँ जो पोर्शन है 11 नंबर जो धारा है उसमें तो मुझे लगता है समझ आ जाएगा ये सब पढ़ेंगे तो, लेकिन बहुत सारे ऐसी धाराएं हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ लिखी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, बस उसी को आप याद रखें, उसी को लिखें। पहले पॉइंट 1 2 3 4 अलग से मैंने अपना एक पॉइंट दिया है, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए, याद रखिए। अब धारा 11 हो जाता है आपका खत्म। ठीक है, अब पढ़ेंगे धारा नंबर 12। धारा नंबर क्या है भाई, 12। चलिए, ये धारा नंबर 12। धारा नंबर 12 क्या बोलता है, उप विधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति, ठीक है, तो ये भी अच्छे से समझते हैं। धारा नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि उप विधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति, निर्देश देने की शक्ति, ठीक है। चलिए, तो हम धारा 12 देखेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रेक है 2 मिनट का, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक ये धारा 12 आप पढ़िए जरा क्या लिखा है।
चलिए, आपका फिर से स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं। पढ़ लिया आप लोग? क्या लिखा है भाई? उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा। संशोधन की बातें हमने कही कि भाई किस प्रकार से संशोधन होगा, क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, 4 कॉपी भेज सकते हैं। ठीक है, फिर 30 दिन का वो समय लगाएगा, फिर 15 दिन में आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 महीने का समय लगा, जो भी अधिकारी होगी या राज्य सरकार होगा। ठीक है, ये हमने देखे। अब उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति। अब देखिए यहाँ कहने का ये मतलब है कि अब क्या है, संशोधन करने जाएंगे या नहीं करने भी जाएंगे। ठीक है, तो भी करने जाएंगे तो कब कैसे होगा संशोधन करने जाएंगे तो, और नहीं भी करने जाएंगे तो संशोधन किस प्रकार से होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे। चलिए अब यहां पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि सोसाइटी के कम से कम 50% से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर संशोधन कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए आपने क्या किया, कोई एक व्यक्ति जाएगा, बोलेगा कि रजिस्ट्रार साहब, ये हमारा संशोधन के लिए क्या है, आवेदन हमने दिए हैं। ठीक है, हमारा ये संशोधन के लिए आवेदन हमने दिए हैं। रजिस्ट्रार साहब तो ये देखेगा कि भाई साहब आपने संशोधन के लिए आवेदन दिए हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा होगा कि सिर्फ आपका ही साइन है या फिर 1-2 जने का साइन है, तो रजिस्ट्रार को लगता है भाई साहब सिर्फ आप ही चाह रहे हैं क्या संशोधन के लिए, क्या आप ही चाह रहे हैं या 1-2 ही चाह रहे हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या लगेगा आपको, यदि आप ऐसा करते हैं, संशोधन करते हैं, किसी भी आपकी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन करते हैं, तो क्या करना होगा, कम से कम उस सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे, उस सोसाइटी के जितने भी लोग होंगे, उनके 50% या उससे अधिक सदस्य का क्या होना चाहिए, अनुरोध होना चाहिए कि हम भी चाहते हैं कि इस सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन हो, अन्यथा नहीं होगा। मान के चलिए इस सोसाइटी में 20 सदस्य हैं और 20 सदस्य में से, ठीक है, 10 सदस्य ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि भाई 10 सदस्य या उससे अधिक हो सकते हैं, मतलब 50% या उससे। तो 20 सदस्य का 50% कितना होगा, 10 व्यक्ति। ठीक है, तो 10 व्यक्ति या 10 सदस्य या उससे अधिक सदस्य, ठीक है, ये अनुरोध करते हैं कि हमारी सोसाइटी की उपविधि में संशोधन करना चाहिए। तभी रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार को ये शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, उस उपविधि में संशोधन कर सकता है। और कैसे करेगा हम जान चुके हैं। ठीक है, तो 50% से अधिक सदस्यों का अनुरोध पर करेगा। ठीक है, नहीं कि कोई एकलौता चला गया कि संशोधन कर दीजिए साहब, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 50% से अधिक जो है सदस्यों के अनुरोध पर। चलिए इस प्रकार से होगा। या फिर दूसरा पॉइंट, इसको पहले लिख लेते हैं फिर हम बातें करेंगे। रजिस्ट्रार को लगता है कि यह संशोधन, देखिए पूरा जो चीज़ लिख रहा हूँ मैं अपने ही जो लैंग्वेज है उसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो लिखा है उसको भूल जाइए। रजिस्ट्रार को लगता है कि यह संशोधन सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के हित के लिए है,
के लिए है तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के सदस्यों को संशोधन हेतु क्या करेगा? 60 दिनों का समय देगा। क्या करेगा? 60 दिनों का समय देगा। अब इसकी गहराई को थोड़ा समझिए, इसकी बातों को समझिए, इसकी भावनाओं को समझिए क्या बोल रहा है। पहले पढ़ लेता हूं एक बार फिर से। रजिस्ट्रार को लगता है कि यह संशोधन सोसाइटी के हित के लिए है तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के सदस्यों को संशोधन हेतु 60 दिन का समय देगा। चलिए, तो एक तो पहला संशोधन करने की प्रक्रिया पहला क्या होगी कि भाई अगर सोसाइटी के सदस्य वालों को लगता है कि हमारी सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन होना चाहिए तो 50% या उससे अधिक सदस्य के अनुरोध पर कर सकता है संशोधन। पहली बातें हमने पढ़े। या फिर दूसरी बातें, ऐसा लगता है रजिस्ट्रार को, ऐसा लगता है कि भाई जो संशोधन, ठीक है, रजिस्ट्रार पहले देखेगा कि भाई आपने जो नियम बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं, ठीक है, उद्देश्य बनाए हैं सोसाइटी के लिए, तो इसमें संशोधन का क्या है, ज़रूरत है। रजिस्ट्रार को लगता है कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा संशोधन करिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सोसाइटी के हित के लिए होगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा, सोसाइटी के लिए, हित के लिए ये सोचेगा कि भाई इस जो नियम बनाए हैं, ठीक है, आप सोसाइटी के उपविधियों में जो नियम या जो भी बनाए उसमें संशोधन की आवश्यकता है और ये उसी सोसाइटी के लिए, हित के लिए है। तो रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, किसको, सोसाइटी के सदस्य को ये बोलेगा, ये मौका देगा कि भाई आपके पास 60 दिन का समय है। 60 दिन में आप ये पॉइंट ये क्या कर सकते हैं, इसमें आप संशोधन करिए, आपके हित के लिए ही है, ये रजिस्ट्रार कह सकता है, कहेगा, ठीक है। और ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ भी है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। किसी सोसाइटी की उपविधि में कोई संशोधन किया जाना ऐसी सोसाइटी के हित में है तो आवश्यक या वांछिक है तो उस सोसाइटी पर विहित रीति में तामील किए जाने वाले लिखित आदेश द्वारा सोसाइटी की यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह 60 दिन के भीतर संशोधन करे। देखिए, लैंग्वेज को समझिए, ठीक है, लैंग्वेज पर जाइए, क्या किस प्रकार से लिखा है, अवांछित, विहित रीति, ठीक है, तामील, ये सब चीज़ें को भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि रजिस्ट्रार को लगता है कि यह संशोधन सोसाइटी के हित के लिए बनी है। जो भी संशोधन होना है रजिस्ट्रार देखेगा कि ये इसमें संशोधन होना चाहिए तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के सदस्यों को बोलेगा और 60 दिन का समय देगा, भाई साहब कि ये आप संशोधन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है दूसरा पॉइंट। चलिए, तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है भाई, ठीक है, मैं समझा देता हूं, पहले ही समझा देता हूं फिर लिखता हूं। यदि ऐसा होता है कि सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो ध्यान ही नहीं देते, भाई साहब आपने बोला है, ठीक है, हम करें चाहे न करें, हमारी सोसाइटी है, छोड़िए भाई, ठीक है, 60 दिन निकल गया कि उन्होंने क्या किया, संशोधन ही नहीं किए, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, खुद ऊपरी जो सोसाइटी होंगी, जो शीर्ष सोसाइटी होंगी, ठीक है, जो ऊपरी सोसाइटी होंगी, जो शीर्ष सोसाइटी होंगी, जो संघीय सोसाइटी होंगी, उनसे क्या मिलेगा, उनसे क्या लेगा, उनसे सलाह लेगा और उनके सलाह पर रजिस्ट्रार खुद उस सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन कर देगा कि भाई आप 60 दिन का आपको समय दिया है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम ही कर देंगे। और किससे करेंगे, वो जो शीर्ष सोसाइटी होंगे, ऊपर सोसाइटी, ठीक है, तो उन सोसाइटी को भी तो भाई सोसाइटी के नियम वगैरह जो उनको भी तो वो सब चीज़ ज्ञान होगा, उनको भी तो मालूम होगा, शीर्ष सोसाइटी को या संघीय सोसाइटी को सोसाइटी के नियम, कायदे, लक्ष्य, कानून, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रार उनसे सलाह लेगा कि क्यों, कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो उसके सलाह पर रजिस्ट्रार खुद उसको संशोधन कर देगा 60 दिन निकलने के बाद कि आपको 60 दिन का समय दिया था, आप नहीं कर पाए, हम ही कर देते हैं। क्लियर है बातें, वही चीज़ मैं लिखने वाला हूँ।
चलिए, परंतु सोसाइटी अपनी उपविधियों में, ठीक है, 60 दिनों के भीतर संशोधन न करते हैं, संशोधन करने में असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रार खुद, ठीक है, ऐसी कोई शीर्ष सोसाइटी या संघी सोसाइटी, ऐसी कोई क्या है, शीर्ष या संघी सोसाइटी की सलाह पर संशोधन कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? संशोधन कर देंगे, संशोधन कर देंगे, ठीक है। तो 60 दिनों के भीतर यदि संशोधन नहीं किए, ठीक है, वो जो सोसाइटी है अपने उपविधियों में 60 दिनों का संशोधन करने में असफल हुआ, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, खुद कोई ऐसी शीर्ष सोसाइटी या संघीय सोसाइटी की सलाह पर वो क्या करेगा, संशोधन कर देगा। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। और ये चीज़ भी यहाँ पर लिखा होगा, कोई भी चीज़ें यदि वह सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन करने में असफल रही, तो रजिस्ट्रार उस सोसाइटी की सुनवाई का अवसर देने पश्चात ऐसी शीर्ष सोसाइटी या संघीय सोसाइटी की जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, राय की मांग के पश्चात ऐसे संशोधन रजिस्टर कर सकेगा और ये प्रमाणित प्रति सोसाइटी को जारी करेगा, ठीक है। तो रजिस्टर कर सके कहने का मतलब संशोधन हो गया, ठीक है। संशोधन हो जाने के बाद जाहिर सी बात है, आप जानते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य होगा, संशोधन होगा या पंजीयन होगा, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्टर पर उतारेगा, और रजिस्टर पर उतारने के बाद उसकी प्रतिलिपि या बोल सकते हैं संशोधन हो गया है करके वो कॉपी उसको भेज देगा, भाई साहब आपका संशोधन हो गया है, ठीक है। चलिए, चौथा और अंतिम पॉइंट मैं लिखना चाहूँगा कि ये जो संशोधन होगा, संशोधन की प्रक्रिया नगरीय सहकारी बैंकों में लागू नहीं होगा। ये याद रखिए, नगरीय सहकारी बैंकों में लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, धारा नंबर 12 जो है किस में लागू नहीं होगा, वो नगरीय सहकारी बैंकों में लागू नहीं होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। परंतु धारा के उपबंध नगरीय सहकारी, ये नगरी लिखा हूं क्या, नगरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाए, नगरीय सहकारी बैंकों में लागू नहीं होगा, ये याद रखें। चलिए, क्लियर है बातें? क्लियर है भाई, चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो ये हो गया धारा नंबर 12, समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम 10 देख चुके हैं, 11 देख चुके हैं, 12 देख चुके हैं, आप 13 देखेंगे। 13 को मैं यही बता देता हूं, ठीक है। 13 को मैं क्या करता हूं, यही बता देता हूं। 13 क्या बोल रहा है भाई, नाम में तब्दीली, ठीक है। 13 क्या कहना है, नाम में तब्दीली। तो नाम में तब्दीली कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको लगता है
कि भाई हमारे जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का नाम ये होना चाहिए, ये ना होकर ये होना चाहिए, और आप चाहते हैं उस नाम को चेंज कराना चाहते हैं, नाम में तब्दीली कराना चाहते हैं, तो भी पूरे उपविधियों में संशोधन होगा। लेकिन किस प्रकार से होगा भाई? ठीक है, नाम में तब्दीली होगा, लेकिन इस तब्दीली से, याद रखेंगे, इस तब्दीली से वहाँ के कोई सदस्य होंगे या भूतपूर्व सदस्य होंगे या कोई मृत सदस्य होंगे, उनके अधिकार का हनन ना हो, उनके अधिकार पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे में क्या होगा, उस नाम को तब्दील किया जा सकता है। बस इतना याद रखिए, ठीक है, बस इतना याद रखिए। देखिए पढ़ते हैं, कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करने अपना नाम तब्दील कर सकेगी, ये जाहिर सी बात है, किंतु ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी के या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य से सदस्य के या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य मर चुके, ठीक है, देहांत हो चुके, किसी अधिकार या उसकी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण नहीं बनाएगी, और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो उस सोसाइटी द्वारा उसके विरुद्ध के पूर्ववर्ती नाम में जारी रखी जा सकती या प्रारंभ की जा सकती है, उन्हें नवीन नाम से किसी प्रकार की जारी रखी जा सकती, प्रारंभ की जा सकती वगैरह वगैरह है, उसको ध्यान रखिए। बस इतना याद रखिए। क्या नाम में तब्दीली हो सकता है? तो धारा नंबर 13 बोलता है हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? नाम में तब्दील होगा, लेकिन याद रखिए वहाँ के जो सदस्य हैं या भूतपूर्व सदस्य या जो मृत हो चुके हैं वो सदस्य के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़े। बस इतना याद रखिए, धारा नंबर 13। दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिए धारा नंबर क्या भाई 10, 11, 12, 13। धारा नंबर 10 देखिए, धारा नंबर 11 देखिए, धारा नंबर 12 देखिए, धारा नंबर 13 देखिए। ठीक है, चलिए अध्याय 2 में कितनी धाराएं हैं भाई? अध्याय 2 में धाराओं की जो संख्या है कितनी है? 18 है क्या? हम्म, 18 धारा है। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिए क्या है, धारा 10, 11, 12, 13। अब जो देखेंगे 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 धारा बचा है। उसके बाद आपका हो जाएगा खत्म अध्याय 2। ठीक है, अब देखिए अब भी अध्याय 2 खत्म होगा, फिर 11 अध्याय है भाई साहब। सबको हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन रजिस्ट्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से देख रहे हैं। हालांकि हमको 11 का 11 धारा और 96 की 96 11 के 11 अध्याय और 96 की 96 धारा नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये 14, 15 और 16 का कुछ पॉइंट आपका एक क्लास होगा। ठीक है, और ये मिला के एक क्लास होगा, तो 2 क्लास अभी और है इससे संबंधित, अध्याय 2 से संबंधित जो है हम बोल सकते हैं 2 क्लास और हैं, तो 2 क्लास लगेगा भाई। और 14 भी स्टार्ट नहीं करेंगे। 14 को मैं बस इतना ही बता दे रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चयात्मक साक्ष्य होना, कहने का मतलब है अगर किसी भी प्रकार का संशोधन आप कराते हैं, किसी भी प्रकार सोसाइटी का पंजीयन कराते हैं, तो आपको क्या लगेगा, उसका
वो कराने के बाद प्रमाण पत्र जारी होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रमाण पत्र जारी होगा, कैसे होगा और कैसे आप अपने कारोबार को कर सकते हैं, ये सारी बातें बताई हैं। जैसे इसमें क्या मांगा है भाई, इस पोस्ट के लिए क्या मांगा है, ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसी मांगा है कि नहीं मांगा है, पीजीडीसी मांगा ना, तो पीजीडीसी आप कर लिए, लेकिन आपको पीजीडीसी की सर्टिफिकेट आपको मिला ही नहीं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दिखाएंगे, क्या साक्ष्य है कि भाई आपने क्या है पीजीडीसी की डिग्री प्राप्त की ली है, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि ये मेरा क्या है प्रमाण पत्र है पीजीडीसी का, तभी तो आपका डीवी में कहने का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा। उसी प्रकार कहा गया है कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चयात्मक साक्ष्य होना, कहने का मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पंजीकरण हो गया है या सोसाइटी की उपविधियों में कोई संशोधन हो गया है, तो भाई साहब आपके पास क्या होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उस प्रमाण पत्र के बलबूते पर ही आप क्या कर सकते हैं, किसी कारोबार को कर सकते हैं। कोई भी कारोबार करने के लिए अगर सोसाइटी बनाई गई है, मान के चलिए खाद बेचने के लिए सोसाइटी बनाई गई है, बीज बेचने के सोसाइटी बनाई गई, उर्वरक बेचने के लिए, उर्वरक खाद बेचने के लिए सोसाइटी बनाई गई है, तो वो तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई प्रमाण पत्र आपको न मिल जाए। ठीक है, यदि ऐसा होता है और आप पकड़े जाते हैं कि बिना प्रमाण पत्र मिले आप कोई कारोबार कर लिए, या कोई सदस्य जाके बीज बेच रहा है, कहीं ठेले लगा रहा है, कोई बाजार में बीज बेच रहा है, कहीं जाके बीज बेच रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके दायित्व को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसको पृथक कर दिया जाएगा उस सोसाइटी से, या फिर सोसाइटी को ही खत्म कर दिया जाएगा, या उसको पूरा उस सदस्य को ही उसके दायित्व से खत्म कर दिया जाएगा। ये पूरा कहानी है धारा नंबर 14 की। ठीक है, चलिए, तो ये हम बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे, लिखते हुए बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा जैसे कि अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखेंगे। धारा नंबर 14, 15 और 16 बहुत थोड़ा 16 बहुत थोड़ा लेंथ में बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे 14, 15, 16 जो भी है हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।